हाफिज साद को शहीद कर दिया गया गुड़गांव में, उसकी मैयत को कंधा देने वाले का नाम अख्तरुल ईमान साहब है, इंजीनियर आफ्ताब साहब है, जो मजलिस के हैं, जो आपके हैं। इसी तरह मधुबनी के बिस्पी में असगर को मार दिया गया, आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा ने मारा। हैदराबाद में नौकरी मिली उसकी बेवा को, 2 BHK फ्लैट मिला, माली मदद पार्टी से भी सरकार से मिली उसको। अगर कंधा किसी ने दिया, माली मदद अगर किसी ने किया असगर साहब का, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में है। अपनी क़यादत को पहचानिए। आज आपकी ताकत है कि राबड़ी देवी भी जो आज तक नहीं आई थी, 10 साल में 2 बार मीसा भारती चुनाव लड़ी, आज आपके गली मोहल्ला में घूम रही है। अपनी क़यादत को पहचानिए। आप फारूक भाई को वोट दीजिएगा तो जैसे सोनार सोना को तौलता है, उसी तरह आपकी वोट की अहमियत होगी। अगर महागठबंधन के माया जाल में पड़िएगा तो कबाड़ी जैसे कबाड़ को तौलता है, उसी तरह आपकी वोट की अहमियत होगी। अपने लीडर को पहचानिए। इस तपती हुई धूप में CNRC पे ओवैसी, ट्रिपल तलाक पे ओवैसी साहब, 370 पे ओवैसी, तबरेज अंसारी पे ओवैसी, अखलाक पे ओवैसी, अगर हर कुछ में ओवैसी है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो मेरा वोट हर कुछ ओवैसी साहब के लिए, फारूक रजा साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब मैं इंजीनियर आफ्ताब साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं AIMIM के, गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ आए। पाटलिपुत्र की इंतखाबी जलसे की शहनशी पर मौजूद अक़लियतों और मज़लूमों की मजबूत और बेबाक आवाज़ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर पार्लियामेंट शहर हैदराबाद, हमारे बीच मौजूद हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो बिहार के रियासती सदर MIM हैं और अमौर पूर्णिया से MLA हैं। इसके अलावा अजीज़ी आदिल हसन आज़ाद साहब जो यूथ के प्रेसिडेंट हैं और हमारे कौमी तर्जुमान हैं। इसके अलावा हमारे बीच मौजूद पार्टी के ज़िम्मेदारान बहबर बाबा और मौलाना कासमी साहब और दूसरे ज़िम्मेदारान जो इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, पटना के करीब ये दुल्हिन बाज़ार या चंडहौस या सिगोड़ी, ये इलाका जो पटना के करीब है, ये पसमानदा मुसलमानों का इलाका है। इस इलाके में पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी आबादी बसती है और उसमें ख़ास तौर पर बुनकर आबादी, जिनकी बुनकर लोगों की आबादी है। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि मोदी साहब को पसमानदा मुसलमानों से बड़ी हमदर्दी हो गई थी और हर जगह घूम घूम कर वो पसमानदा मुसलमानों के तरक्की की बात कर रहे थे। लेकिन अभी चंद रोज़ ही हुआ है जबकि उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला है वो उसको हम, अगर हुकूमत अब फिर दोबारा आ गई दिल्ली में तो उसको हम ख़त्म कर देंगे। उनको शायद इनकी जो डबल टॉक है कि एक तरफ तो कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों से उनको बड़ी हमदर्दी है और दूसरी तरफ उस रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहते हैं जो पसमानदा मुसलमानों को मिला हुआ है। इसलिए कि रिजर्वेशन पसमानदगी की बुनियाद पर मरता है, मज़हब की बुनियाद पर नहीं मिलता है। कानून के मुताबिक जो तालीमी तौर पर और समाजी तौर पर जो पसमानदा है उसी को रिजर्वेशन मिलता है। प्राइम मिनिस्टर होकर उनको इतना पता नहीं है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्रा हो, चाहे तेलंगाना हो या बिहार हो और या बंगाल हो, जहाँ भी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है वो उनके पसमानदा होने की वजह से मिला है। वो मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन की बुनियाद पर मिला है, न कि मज़हब की बुनियाद पर मिला है। तो ये बात सरीहन गलत है और उसको हर जगह ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और बल्कि आखिरी दिनों में उन्होंने इलेक्शन का इशू बना दिया है कि हम जो है मुसलमानों को रिजर्वेशन को ख़त्म कर देंगे। तुम कैसा ख़त्म कर सकते हो? इसलिए कि मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला है या हिंदुओं और क्रिश्चनों को जो रिजर्वेशन मिला है वो तो उनको पसमानदगी की बुनियाद पर मिला है, मजहब की बुनियाद पर नहीं मिला है। तुम रिजर्वेशन खत्म करने का तुमको अख्तियार नहीं है, ये तो आईन का मामला है, ये आईन से उनको अधिकार मिला है। तो इस तरफ मैं बात करना चाह रहा था कि एक तरफ पसमानदों के साथ मोहब्बत हमदर्दी की बात है और दूसरा पसमानदों के रोजगार को, उनके तालीम को वो छीनना चाहते हैं। तो एक बात तो ये है, इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि मोदी साहब की हालत इस वक्त अच्छी नहीं है और शायद हिंदुस्तान में हर जगह कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है कि ज़मीन उनके पाँव के नीचे से खिसक रही है। जहाँ तक राजद का मामला है तो देखिए, राजद पार्टी
के हवाले से एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो एमआईएम का खास मामला है। राजद पार्टी ने जब हमारे 4 एमएलए को खरीद कर तोड़ने की कोशिश की थी तो उनको ये लगा था कि शायद एमआईएम ख़त्म हो जाएगी। एमआईएम को ख़त्म करने के लिए 4 एमएलए ले गए और उसमें अख्तरुल ईमान साहब को भी ले जाना चाहते थे और सारी लालच दिया और वजारत का लालच दिया। अख्तरुल ईमान साहब को भी कहा आप आइए और सीनियर वजीर बनिए, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि हम सियासत छोड़ देंगे लेकिन एमआईएम को नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा यह गवारा नहीं है, पार्टी को हमने 10 साल से सींचा है, मजबूती से सीमांचल में हमने पार्टी को खड़ा किया है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। उनका खून पसीना वहाँ लगा है, उनकी जो मेहनत लगी है उस इलाके में, और जिसका नतीजा था कि हम 5 एमएलए जितवा कर लाए थे। लेकिन राजद ने यह कोशिश की कि हमारे पीठ में छुरा घोंपे, हमारी पार्टी को ख़त्म कर दे, और उसके लिए उन्होंने आगाज़ किया था हमारे एमएलए को तोड़ने के लिए। और मीर जाफर और मीर सादिक जब हमारी पार्टी से छूट कर गए तो उन्होंने समझा पार्टी ख़त्म हो गई है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह, आज पार्टी जो पहली मीटिंग कर रही है आपके इस इलाके में या पटना डिवीज़न के इलाके में, तो आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि पार्टी इस वक्त सीमांचल से निकलकर पहली बार पटना में आई है और बहुत मजबूती से अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम पहली बार इलेक्शन, पहले हम सिर्फ सीमांचल के इलाके में लड़ते थे, लेकिन अब की बार हम 8 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं पार्लियामेंट का। और दूसरी बात जो गलतफहमी है उसको भी हम दूर करना चाहते हैं कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है। मुसलमानों ने ज़रूर पार्टी को बनाया है, उसके फाउंडर मेंबर ज़रूर मुसलमान हैं, लेकिन आज मुसलमानों के साथ अलावा हम सारी कौम और सारी बिरादरियों और सारे मज़ाहिब को लेकर हम चल रहे हैं। तो एमआईएम भी उसी तरह एक सेकुलर पार्टी है जिस तरह से कांग्रेस सेकुलर पार्टी है या राजद सेकुलर पार्टी अपने को क्लेम करती है। हमने 8 कैंडिडेट में 4 मुसलमान खड़ा किए हैं और 4 गैर मुस्लिम कैंडिडेट हमने खड़ा किए हैं। हमने राजपूतों को टिकट दिया है, हमने भूमियारों को टिकट दिया है, हमने अति पिछड़ा लेडी को टिकट दिया है, हमने दलित को टिकट दिया है। आज हमने साबित किया कि ये सिर्फ मुसलमानों की बुनियाद पर यह पार्टी नहीं चलती, बल्कि सारे लोगों को और सारे बिरादरी और मजहब के लोगों को लेकर हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये गलतफहमी दूर कर लें, और राजद को अगर ये लगता है कि उसने जो है हमें कमज़ोर कर दिया है, तो आज जितने बड़ा जलसा कल रात जो है वो पटना में था और जितने बड़ी तादाद में कम से कम 50,000 लोग आए थे, मैंने इतना बड़ा जलसा पटना की तारीख में कभी नहीं देखा था। हमारे सदर साहब की तबीयत ख़राब हो गई और बदकिस्मती से वो न जा सके, नहीं तो एक तारीखी जलसा वो पटना का था। और उसके अंदर हमने साबित किया कि देखो ये पार्टी सिर्फ सीमांचल की पार्टी नहीं है, ये पार्टी सीमांचल से निकल के 10 सालों के बाद अब पटना पहुँच चुकी है और उसके बाद हमारा अगला निशाना सारा बिहार है। हम पार्लियामेंट के ज़रूर 8 इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन असेंबली का इलेक्शन जब आने वाला है आप देखेंगे कि सारे बिहार में असेंबली का इलेक्शन एमआईएम लड़ेगी अकेले, अगर हो सकता है तो लड़ेगी, और नहीं तो अपने दूसरे अलायंस पार्टनर के साथ मिलकर लड़ेगी इंशाअल्लाह। अब राजद तैयार हो जाओ, तुमने हमारे साथ दुश्मनी की है, अब हमारे जो है गुस्से का भी जरा सा कर लो और देखो कि हम जो है तुमसे किसी तरह पर एमआईएम कम नहीं है। यह बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूं। फारूक रज़ा जो हमारा नौजवान उम्मीदवार जो आपके इलेक्शन में खड़ा है, आपको मालूम है कि 20 सालों से वो राजद पार्टी में था, 20 सालों से उसने पार्टी के अंदर काम किए हैं। आज उसको हमने टिकट दिया है। आज राजद से, जदयू से, कांग्रेस से टूट कर हमारी पार्टी में बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। एमआईएम आगे बढ़ रही है, एमआईएम ताकतवर हो रही है। इंशाअल्लाह आप फारूक रज़ा को अगर जितवाएंगे तो एमआईएम और मजबूती से खड़ी हो जाएगी और मजबूती से हम आइंदा इलेक्शन लड़ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब से गुजारिश करूँगा, सीनियर लीडर हैं एआईएमएम के, वो यहाँ पे आएँ। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर विराजमान हम सब के गार्जियन और पार्टी के मुखिया बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब और हमारे बिहार के महासचिव जनरल सेक्रेटरी जो खून और पसीना से इस पार्टी को पूरे बिहार में फैलाया है, इज़्ज़त माब जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, और युवा दिलों के धड़कन इज़्ज़त माब जनाब भाई आदिल साहब, हैबर साहब, मुखिया हसनैन साहब, और इस लोकसभा क्षेत्र के मकबूल और महबूब लीडर उम्मीदवार जनाब फारूक रज़ा साहब। मेरे अजीज़ भाइयों,
हम लोग तो सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए आया है, बातें तो आप लोग बैरिस्टर साहब को ही सुनना है। बस ये चंद बातें आपसे गुजारिश करनी है कि दश्त तू दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में घोड़े भी दौड़ा दिए हमने। हिंदुस्तान की तारीख है कि इस मुल्क के जितनी भी ताकतें सामने आई, अक़लियतों के ख़िलाफ़, ख़ासतौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो बर्बरियत और जुल्म का जो ढांचा इन्होंने तैयार किया, सबका मुकाबला करने के लिए हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर अल्लाह ने एक ऐसी शख्सियत को पैदा फरमाया जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हम सलाम करते हैं सालार मिल्लत को, हम सलाम करते हैं हमारे फ़ख्र मिल्लत को कि अपने कोख से ऐसे जाले को, ऐसी शख्सियत को जन्म दिया जो आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आपका कायद वो है जब पार्लियामेंट में अक़लियतों की, मजलूमों की आवाज़ बन करके गरजते हैं तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में 543 एमपी है, सारे एमपी टकटकी लगाकर आपको सुनते हैं। हमारे बहुत सारे पार्लियामेंट के मेंबर को कानून का मालूम ही नहीं होता है, जब बैरिस्टर साहब बोलते हैं, जब उसको सुनने के लिए तैयार होते हैं। आज हमें कहते हैं कि वो मुसलमानों की सिर्फ नुमाइंदगी करते हैं। आज पूरे देश के अंदर, चाहे वो दलित के साथ हो, चाहे ब्राह्मण के साथ हो या कुमार के साथ हो, जिस जात के साथ कोई जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज़ उठती है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की आवाज़ उठती है। मैं चेतावनी देता हूं लालू प्रसाद यादव को और तेजस्वी यादव को और कांग्रेस के उन चमचों को कि याद रखना, अभी तो हमारी अंगराई है और 25 में हमारी जंगे आज़ादी है, बड़ी लड़ाई है 25 में, और हमारे बगैर, बैरिस्टर साहब के बगैर बिहार में कोई सरकार नहीं बनेगी। इसलिए मैं एक शेर हमारे सर के नाम से है कि आए काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने। ये लोग चाहते हैं कि ये तो सिर्फ मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है कि आए काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, यमायम जिंदाबाद, भाई फारूक रजा जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जो आपके पाटलिपुत्रा लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं AIMIM के फारूक रजा और डब्लू भाई से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे आएं। तालियों से स्वागत कीजिए। डब्लू भाई जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं मोहम्मद फारूक रजा आप लोगों के बीच में जो आया हूँ वो हमारे बैरिस्टर साहब ने हमको मौका दिया है, और जो मौका दिया है हम उसको बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। आप लोग का साथ चाहिए और साथ मिल भी रहा है, इसके लिए मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। हमेशा आप देखे होंगे कि आप लोग, हम लोग कई पार्टियों को वोट दिया, जैसे राजद को दिया। राजद ने अभी तक हम लोग के साथ क्या किया? कुछ नहीं किया। बुनकर समाज यहाँ पे हैं और बहुत से समाज यहाँ पे हैं, उनके लिए कुछ नहीं हुआ। मैं एक फ़िक्र लेकर के बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फ़िक्र लेकर के बिहार में पटना के इस सरज़मीन पे, पाटलिपुत्रा लोकसभा की इस सरज़मीन से एक आवाज़ उठाने की कोशिश किया हूँ कि अब जो हम लोग हैं सब मिल करके रहेंगे और अपना हक ले करके रहेंगे। जो मेरा हक है, आबादी के हिसाब से 18% हमारा हक है, उस हक को ले करके रहेंगे। ये अभी जो हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये असेंबली के इलेक्शन में नज़र आएगा और हर जगह पे एक आवाज़ आएगी। हर सीट से हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग का साथ रहा तो ये इलेक्शन भी हम जीत करके दिखाएंगे इंशाल्लाह रहमान। आपको पता नहीं है कि बता दें हम कि जितने भी सीट है बिहार में, उसमें 2 सीट सिर्फ मुसलमान को मिला है, राजद ने दिया है। और जो हम पाटलिपुत्रा से लड़ रहे हैं, सिर्फ एकलौता मैं मुसलमान हूँ। 22 कैंडिडेट में एकलौता मुसलमान हूँ। हम मुसलमान अगर मिल करके इसको वोट कर देंगे तो इंशाल्लाह जीत हो जाएगी। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि किसी तरह से हम लोग को मिल करके बहकावे में नहीं आना है और वोट देना है। बस इसी बातों के साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको याद रखना है 1 जून 11 नंबर पतंग छाप। अब मैं
जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो आमौर से विधायक हैं, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और अभी अभी उन्होंने किशनगंज से एमपी का चुनाव लड़ा है, उनसे गुजारिश करूंगा। वसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है, आज जिंदा अगर हो फिर तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आज के इस इनकलाबी इंतखाबी जलसे के सदर हम सबों के महबूब नज़र पूरे भारतवर्ष में दलितों, गरीबों और मजलूमों की एक मजबूत और तवाना आवाज़ मीर महफिल जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बाजू में तशरीफ़ फरमा आपके और हमारे बहुत ही महबूब मकबूल लीडर पाटलिपुत्रा की सरजमीन के बेटे जनाब भाई फारूक रज़ा डब्लू साहब, पार्टी के तासीसी रुकन और जनरल सेक्रेटरी जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, पार्टी के कौमी तर्जुमान और यूथ प्रेसिडेंट बिहार जनाब एडवोकेट आदिल साहब, पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर जनाब मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब, किशनगंज से हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार हैबर भाई जनाब मुखिया हसनैन साहब, इस सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब भाई नूर साहब, जनाब भाई नियाज साहब, मिश्रा जी असलम साहब, पार्टी के मधुबनी इकाई के ज़िम्मेदार और वहाँ से पार्टी के उम्मीदवार जो अभी इलेक्शन लड़के आए हैं अजीज़ी वक़ार सिद्दीकी साहब, पार्टी के बेलौस खादिम अजीज़ी सोनू बाबू और यहाँ पर मौजूद सभी नौजवानों, अजीज़ों और बुज़ुर्गों, हिंदू मुस्लिम साथियों और मीडिया के अच्छे दोस्तों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। आप भी बहुत ही बेसब्री के साथ अपने लीडर को सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर उनको देख लें, चूँकि जिनको आप टीवी में और पार्लियामेंट के बहस में देखते थे, आज आपके सरजमीन में चलकर आपके दरमियान में आए हैं। और नौजवानों, इस तेज और चिलचिलाती धूप में दौलतमंदों ने हेलीकॉप्टर के जरिए से जो प्रोग्राम किया है और उसके प्रोग्राम को भी आपने फीका कर दिया है, और इस गर्मी में भी इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ जमा हैं, दरअसल पार्टी के तय आपके जज्बे और आपकी मोहब्बत का बड़ा सबूत है। मैं इस वक्त 2-3 बातें आपको कहना चाहूँगा कि हम जो इस वक्त लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, MIM जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कभी इस बात का दावा पेश नहीं किया कि मुझे वज़ीर आज़म बनना है या मैं वज़ीर आला बनाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने और आपने और हमारे बेशतर बुज़ुर्गों ने इस जमहूरी मुल्क में अपने वोट का जो इस्तेमाल किया तो अक्सर यही कहा कि साहब हम तो यहाँ नहीं देखते, हम तो दिल्ली देखते हैं ना, हमको सरकार बनानी है। और ये खेल आज़ादी के बाद के इन 77 सालों में हमारे बुज़ुर्ग और हम खेलते रहे। क्यों? इस वजह से कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। दादी गांव के उस डॉक्टर की दवा से मर गई, गांव में कोई दूसरा डॉक्टर न था, तो फिर माँ जब बीमार पड़ी तो मजबूरन दवा उसी से लेनी पड़ी। लेकिन अब गांव में जब दूसरा डॉक्टर आ गया है जिसकी दवा से दादी मरी है, माँ की दवाई कोई अक्लमंद उससे नहीं लेगा। तुमने देखा है गांव में एक औरत 10-12 साल हो शादी के, अगर उसके आगोश में बच्चा न हो तो बच्चे के लिए, चूंकि उसकी ममता की आगोश बहुत परेशान रहती है, तो कभी अड़ोसन के कभी पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। हद तो ये है कि बिल्ली को लेकर गोद में सहलाती है, और बड़े शहरों के दौलतमंद की बीवियां तो कुत्तों को लेकर सहलाती है। लेकिन जब 12 बरस के बाद उसके गोद में बच्चा आ जाए और कोई काला कलोटा नहीं, चांद से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा हो, तो फिर अपने बच्चे की पेशानी को चूमती है, अरे गैरे के बच्चे को गोद में नहीं लेती। तारीख शाहिद है कि इन 70 सालों में हमारी आंखें तरसती थी कि हम अपने लीडर को देखें, मेरी उंगलियां चाहती थी कि अपने लीडर को वोट दें, लेकिन मजबूरी थी, कोई अपना लीडर न था। वही डॉक्टर
जिसने दादी को मार डाला था उसी से हम दवा लेते रहे। अब किसी को ऐरे गैरे को अब वोट नहीं देना है। अब तो तारीख ने इस बात को सबूत तक पहुंचा दिया है कि किसी ने हमारी मस्जिद तोड़ी है, किसी ने हमारी क़यादत तोड़ी है। हमारे वोट को लेकर जिन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उसने अपने ख़ानदान को तो बुलंदी पर पहुंचा दिया है। हमारे वोट से तख्त व ताज हासिल करने वालों ने हमारी नस्लों के साथ इंसाफ नहीं किया है। इसलिए अब हम लोगों ने तय कर लिया है, हम नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं कि आपने तय कर लिया है कि सब ने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, ये तय कर लिया है आप लोगों ने। देखो नौजवानों, जरा मुड़कर भारत को देखो। मुल्क की आज़ादी के वक्त 23% नौकरियां मुसलमानों की थी। इसी बिहार में 90 से पहले यादव भाइयों की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन लालू जी आए, यादव भाइयों की हालत अच्छी हो गई। नीतीश जी आए, क्वेरी कुर्मियों को उसने ऊपर उठाया। पासवान जी आए, पासवान को हौसला बख्शा। मुकेश सहनी जी आए, आबादी 3%, लेकिन 32 में से 3 गोया 3% वालों ने 10% टिकट हासिल कर लिया। और राजद के लोगों ने क्या कहा आपको कि ए गुलामों तुम जाओगे कहां? बीजेपी ने तुम्हारी मस्जिद तोड़ी है, तुम्हारे खिलाफ काला कानून सीएए का लाया है, तुम्हारी दाढ़ियां नोची जा रही हैं, तुम्हारी टोपियां उछाली जा रही हैं, बेटियों के नकाब फाड़े जा रहे हैं, मेरे अलावा तुम्हारा मसीहा कौन है? तुमको कुछ भी नहीं देंगे तो हमको तो वोट दोगे ही। तारीख शाहिद है कि बिहार से इन सोकॉल्ड सेकुलर पार्टियों से 6-6, 7-7 मुस्लिम उम्मीदवार जीत कर जाते थे। आज सिर्फ 4 को टिकट दिया है और 30-32 लोगों के दरमियान में ये राजद जो कभी माई समीकरण कहती थी, 2 टिकट देकर मुसलमानों को औकात बता दिया है कि तुम मेरे दरबारी के भिख मंगे हो, जो दूं उस पर कनात करो, तुम हिस्सेदार नहीं हो कि तुम हिस्सा देंगे। यमायम आई है कहने के लिए कि इस मुल्क में जो हैसियत आपकी है वही हैसियत हमारी भी है। आपके वोट की कीमत जो है वही हमारे वोट की कीमत भी है। हमारे बाप दादाओं ने सरकार बनाने के लिए वोट दिया है और सरकार गिराने के लिए वोट दिया है, लेकिन अब नौजवान बेदार हो गया है कि जिस वोट से सरकारें बन सकती हैं, जिस वोट से सरकारें गिर सकती हैं, अगर हमने अक्ल व खिरत का इस्तेमाल किया तो उस वोट के जरिए से हमारे इलाके की तस्वीर भी बदल सकती है। अगर हमने अक्ल व खिरत का इस्तेमाल किया तो इस वोट से हमारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। अब हम दूसरों के शादी के ढोल बाजा बजाने वाले नहीं हैं। एक साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, तो अभी भी राजद में कभी हम लोगों ने मुत्तहिदा मजलिस महाज का एक जलसा बुलाया था और उसके दौरे भी बिहार में किए थे। उन लोगों में मैं सबसे अजीज था, एमएलए था, और उस जमाने में उसने कहा था कि साहब हर जगह जब बारात जाती है तो बैंड बाजा वाला आगे आगे होता है और दूल्हा घोड़ी पर बैठा पीछे होता है। बैंड वाला बाजा वाला 2 कदम बढ़ा तो घोड़ी 2 कदम बढ़ी, अब वो रुक गया तो घोड़ी भी रुक गई, दूल्हा भी रुक गया। बैंड बाजा वाला समझता है कि मैं ही सब कुछ हूं, लेकिन जब घोड़ी दुल्हन के घर पहुंचती है, दूल्हा मंडप पर बैठता है, तो बैंड बाजा वाले का पता भी नहीं कि वो कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ पीता है। ठीक वही हो गया है आज। जब इलेक्शन का जमाना आता है, मुसलमानों के कुछ चेहरे मोहरे, कुछ दाढ़ी वाले, कुछ टोपी वाले, कुछ पगड़ी वालों को तो आजू बाजू में बैठा लेते हैं, लेकिन जब इनकी हुकूमत बन जाती है तो फिर इनके दरवाजे का दरबान भी इस टोपी दाढ़ी वाले को नहीं पहचानता। इसलिए आज जब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पार्टियां जितनी परेशान हैं उससे ज्यादा दलालों का एक तबका परेशान है। गांव का कुछ चौधरी है जो हमारे और आपके वोट का सौदागिरी करता है, मोहल्ले के 100, 150, 300, 500 वोट का अपने आप को जिम्मेदार कहता है, आप चले जाइए हम ठीक कर लेंगे इन लोगों को, और रात को कहता क्या करोगे, मजबूरी है, बीजेपी से बचाना है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। वो आपके वोट का सौदा करता है, अपने बेटे की नौकरी की पैरवी करा लेता है, अपने बिजनेस की पैरवी करा लेता है, लेकिन जब गरीब के बेटे पर जुल्म हो तो इन दलालों की जबान नहीं खुलती। वो दलाल आज भी एमआईएम की तहरीक से परेशान है। मेरे भाइयों नौजवानों, अभी बिहार में जाति आधी अलग गन्ना हुआ है, सुना है तुम लोगों ने? नौजवानों, जाति आधारित गन्ना हुआ है, सुना आप लोगों ने? सुना है। उसकी रिपोर्ट मालूम हुई आप लोगों को? नहीं हुई रिपोर्ट मालूम। मैं दावे के साथ कहता हूं
बिहार के असेंबली में 243 मेंबरों के दरमियान में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस रिपोर्ट पर बात करे। ऑल पार्टीज मीटिंग में भी चीफ मिनिस्टर के सामने में और असेंबली में भी, असेंबली से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अखबारात में फुल पेज एडवर्टीजमेंट देकर और हजारों जगह अपनी गुफ्तगू में मैंने उसका तस्करा किया है कि 13 करोड़ आबादी हो गई बिहार की, और बिहार में सबसे बड़ी आबादी हुई है 20% हमारे इन दलित भाइयों की, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। उनकी आबादी के एतबार से उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होनी चाहिए, लेकिन इन बेईमानों ने गुज़िश्ता 30 सालों में उनकी 4,11,000 की जगह पर 2,91,000 नौकरी देकर 1,10,000 उनकी नौकरी खा गए। मुसलमानों की आबादी 3,68,000, 2 करोड़ 31 लाख, उनकी 18% आबादी, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। और बड़ी चालाकी से इन बेईमानों ने मुसलमानों की 3,68,000 नौकरी की जगह पर 1,73,000 नौकरी देकर 1,95,000 नौकरी से महरूम कर दिया। वहीं कोयरी कुर्मी भाइयों की आबादी 37 लाख है, नौकरी में हिस्सेदारी 58,000 है, लेकिन नीतीश जी ने अपनी कुर्सी की ताकत के जरिए से 58,000 वाले को 1,18,000 नौकरी दिला दी है। यादव भाइयों की नौकरी में हिस्सेदारी 2,90,000 की होती है, उसने पूरी की पूरी नौकरी हासिल कर ली। लेकिन आज समाजी इंसाफ की बात करने वाले नीतीश कुमार, समाजी इंसाफ की बात करने वाले तेजस्वी जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 10 लाख नौकरी की बात करते हो, लेकिन 14,000 उर्दू के टीईटी के लड़के फारिग हमारे नंबर पास कर चुके हैं, लेकिन वो डंडे खा रहे हैं, उसकी बहाली के बारे में कोई फिक्र नहीं है। हमारे कब्रिस्तानों पे कब्जा हो जाए, उसके बारे में तुम्हारी जबानें नहीं खुलती। क्रिमिनल से, करप्शन से, कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश जी, लेकिन आपकी बस्ती बिहार शरीफ में 105 साल पुराना मदरसा अजीजिया, जिसको जला दिया जाता है। हमारी मजहबी किताबें, हम अपने ईमान को अपनी जान से ज्यादा अजीज समझते हैं। कुरान मजीद के नुस्खे, फिक़ह की किताबें, अहादीस के तर्जुमे सारे जला दिए गए। 41 से ज्यादा मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया, मस्जिद के गेट का मीनारा तोड़ा गया। एक दिन नहीं, 2-2 दिन शरपसंदों ने किया। कहां चला गया आपका कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करने का ऐलान? चूंकि मुसलमानों की बस्ती थी, हमको लूटा गया। मुसलमानों, दुनिया में कोई भी कौम जब तक खुद लड़ना नहीं चाहेगी, उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। आज अगर इस सबको आपने देख लिया, आपने कांग्रेस को, राजद को, जदयू को, बल्कि कुछ लोगों ने भाजपा को भी देखा, कोई हमारा और आपका हमदर्द नहीं बना है। यही वजह है कि 2000 किलोमीटर दूर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जब पहली बार वो समझ रहे थे कि बिहार तो समाजवाद का नारा देता है, बिहार में तो गांधी जी गए थे, हिंदू मुसलमानों की बात, वहां तो लालू जी बैठे हुए हैं, मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होगा। मैंने पार्टी छोड़ दी थी, मैंने राजद छोड़ा था, जदयू को बीजेपी से अलग किया था, पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने गया, लेकिन जदयू जो ही बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाई, मैंने इलेक्शन लड़ना छोड़ दिया था। और उस वक्त हम लोगों ने, आफ्ताब साहब है हमारे पार्टी के और जिम्मेदार साथी हैं, हम लोगों ने एक छोटी सी किताब लिखी, सीमांचल के लोगों की कहानी, पिछड़ेपन की कहानी, सरकारी आंकड़ों की जमानी। सीमांचल के साथ साथ बिहार के मुसलमानों की हैसियत को हम लोगों ने सरकारी आंकड़ों से लाया। जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने उसे देखा तो उसने कहा कि अख्तरुल ईमान, मैं तो तुम्हारे जलसे में आया था यूं ही कि आवाम से जाके मुलाकात करूं, लेकिन जो दर्द और जो जख्म यहाँ के मुसलमानों का है, यहाँ के दलितों का है, अब जब तक मेरी जान है मैं इसकी दवा के लिए जरूर कोशिश करूंगा। और नतीजा हुआ कि पार्टी को लाने का फैसला किया। और आज जो कुछ आपके सामने में है, सरकारी नौकरियों से आपको महरूम किया जा रहा है। खुद आप बताएंगे 2015 का इलेक्शन हुआ, गठबंधन को मुसलमानों ने वजू करके, गुस्ल करके वोट दिया था, लेकिन आप जानने क्या हुआ? 41% वोट हासिल किए थे गठबंधन के लोगों ने। कांग्रेस ने, राजद ने और जदयू ने मिलकर इस 41% में 18% वोट मुसलमानों का। और बताओ कि 41 से 18 को माइनस कर दो तो 23% बचते हैं।
17% तो 24 बचे उनके। उस 24% में 25 आदमी वजीर बने। मुसलमानों गौर करो जरा, 25 आदमी वजीर बने। वजीर आला उसी का बना, नायब वजीर आला उसी का बना, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इरिगेशन, आरडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी, सारी वजारतें उसी की बनी। 18% मुसलमानों हिसाब करो तुमको क्या मिला। एक वजीर मिला आपको, 18% में 4 वजीर मिला तुमको, और 23% वाले 25 वजीर, 38 वजारतें उनके पास। 23% वाले के पास 38 वजारतें और 18% के वाले के पास 4 वजारत। ये भीख नहीं, क्या हक है? पूछो उन दलालों से जो लोग इन पार्टियों की दलाली करते हैं कि तुम अपनी जात के लिए लड़ते हो, कौम का और मिल्लत का तुम्हारे सीने में दर्द नहीं है, इसलिए मिल्लत के वोट के तुम हकदार नहीं बन सकते हो। यह कहना पड़ेगा नौजवानों। क्या हुआ उस 4% में? वो भी कौन वजीर? एक वजीर कब्रिस्तान का वजीर गफूर साहब इंतकाल कर गए, अब्दुल गफूर साहब। 500 करोड़ ही उनका बजट। एक वजीर बना आपका कौन? एक वजीर बना खुर्शीद आलम, गन्ने का वजीर, और चंपारण से बाहर कहीं गन्ने की खेती नहीं। एक तीसरा वजीर बना अब्दुल जलील मस्तान, जो शराब का वजीर, और मुसलमानों पर वो शराब का कतरा कतरा हराम। एक तीसरा वजीर बना वजीर मालियात, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से जाके कहिए कि मेरे पाली में जरा एक गली बना दीजिए। बोला कि साहब ये तो नहीं, मैं तो सिर्फ वहां पर कैबिनेट में किस मंत्री को कितना पैसा जाना है मैं उस पर साइन करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। ए गैरतमंद नौजवानों, मैं तुम्हारी गैरत को सलाम करता हूं कि तुम जग चुके हो। नौजवान जब किसी कौम का जग जाता है तो फ़कीर को, अपने बाप अगर फ़कीर हो तो बाप को शहंशाह बना देता है, और नौजवान अगर बिगड़ जाए, नौजवान अगर बिगड़ जाए तो बादशाह को भी फ़कीर बना देता है। इसलिए नौजवानों, औकाबी नज़र, शाहीन की नज़र जब पैदा होती है नौजवानों में तो उसे मंजिल नज़र आती है अपनी आसमानों में। यकीनन है कि तुम बुलंदी की तरफ देख रहे हो। आज बता दो, इन 10 सालों, 15 सालों में, 20 सालों में, 90 से लेकर इस वक्त तक राजद की तहरीक चली है। बताओ मुसलमानों, आज राजद के जितने लीडर आपके गांव गांव फिर रहे हैं, कभी फिरे थे क्या? अभी और देखोगे, एक तारीख तक जाने दो, गली गली, कूचा कूचा, कोई टोपी लेकर, कोई दाढ़ी लेकर, कोई मुसलमानों का हमदर्द बनकर आपके दरमियान में आएगा, और हमारी खवातीन भी आपके यहाँ धूप में जलती हुई आएंगी। ये किसकी मजाल है? यमायम ने इन मगरूर लोगों को आपके चौखट पर खड़ा कर दिया है। आपने अगर अपनी गैरत का सौदा नहीं किया तो चौखट पर सर भी इनको टेकना पड़ेगा। आज कहते हैं राजद के लोग कि बीजेपी गर्दन काटती है। अरे बीजेपी से कभी हम समझौता कर सकते हैं? हम गर्दन झुका के जीने वाले नहीं हैं। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया कि गर्दन कटा दी, लेकिन बेवसूल सियासतदान के हाथ पर हाथ नहीं रखा। न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मोमिन झुकता है, फकत अल्लाह के आगे। हम गैरुल्लाह के सामने में झुकने वाले नहीं हैं। इनसे कहो कि सेकुलर आप हैं या सेकुलर मैं हूं। बीजेपी को आप हराना चाहती हो, बीजेपी को आप सब मिलकर हराना चाहते हो। अवैसी साहब ने ऐलान कर दिया है कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी की दोबारा सरकार बने, और इन पार्टियों के उन गुलामों को, आपको याद है जब तलाक बिल की पेशी हुई, मौलाना असरार साहब हमारे वहां से, मैंने इलेक्शन छोड़ दिया था उनके लिए, मौलाना असरार साहब को कांग्रेस पार्टी ने बोलने की इजाजत नहीं दी थी। मौलाना ने गवाही दी, लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बोलना चाहे तो किसी के बाप की मजाल उसको रोकने की नहीं हुई। वो गुलाम क़यादत है। एक अदद टिकट के खातिर न जाने कितनी पगड़ियां उनके पांव में गिरती हैं। अब उनकी पांव में पगड़ियां नहीं गिरने देंगे। आज हमको पैगाम देना चाहते हैं। लालू जी को हम अच्छा लीडर समझते हैं, लेकिन लालू जी आपके रहते हुए मुसलमानों के दरमियान में एक जमात खड़ी हुई। आपने किसी पिछड़ी जमात को नहीं तोड़ा, दूसरों की जमात को नहीं तोड़ा। सबसे तकलीफ मुसलमानों से, जिस मुसलमानों ने कंधे पर बैठाकर आपको तख्त तक पहुंचाने का काम किया, और हमारे 4 लोगों का आपने कत्ल कर दिया, और हमारे 4 लोगों को छीन के लेके चले गए। पूछो उन दलालों से। आज अगर यहां पर फारूक रजा खड़े हुए हैं तो कहते हैं कि साहब वोट बढ़ जाएगा। वो क्या कहे, कमबख्त,
तू आज वोट बच जाने की फिक्र करता है। जब मुसलमानों की क़यादत असेंबली में दाखिल हुई, उस चार का जो कत्ल हुआ, तुम्हारी जबान बंद क्यों थी? मेरे कत्ल पर तुम्हारी जबान नहीं खुलती। दूसरे का पसीना बहता है तो तुम खून बहाने के लिए तैयार रहते हो। यह गुलामों की निशानी होती है। बल्कि इनको बता दो कि अख्तरुल ईमान रह गया है खड़ा। 2014 में बीजेपी से कितनी नफरत है इस पार्टी को। जब बीजेपी से जदयू को पैंग बढ़ाते हुए देखा तो अख्तरुल ईमान ने अपनी उम्मीदवारी छोड़ दी थी। वजारत का मुआहदा था कि अगर आप नहीं जीतेंगे, चूंकि मैं रिजाइन किया था राजद से, आप वजीर बनाए जाएंगे। मैंने वजारत की कुर्सी को लात मार दी। अगर वाकईतन राजद के लोगों आप वाकईतन बीजेपी को शिकस्त देना चाहते हो तो अख्तरुल ईमान के इस नक्शे पाकी तुम तकमील कर दो। आज तो मीसा भारती राज्यसभा की मेंबर है ही, वो तो हारेंगी तब भी मेंबर रहेंगी, उस घर में बैठेंगी। उनको कह दो अगर मुसलमानों से तुम वफा करना चाहते हो, बीजेपी से अगर नफरत तुमको वाकई है तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लो और बीजेपी को हराने के लिए आज फारूक रजा का साथ दे दो। फिर बिहार की तारीख तुम्हें इज्जत बख्श देगी। लेकिन नहीं, ये काम नहीं करेंगे वो क्यों नहीं करेंगे? वो कहते हैं ये गुलामों के बच्चे हैं, गुलामों के बच्चा को सरदारी दे दोगे तो आगे चलकर दिक्कत होगी। गलत फहमी में हो। और नौजवानों, तुमको कुछ लोग बताएंगे अरे इतना वोट है, इतना वोट है, कैसे जीत जाएंगे हम लोग, ये हार जाएगी, वो हार जाएगा। सुनो, आज से सन 1980 में बीजेपी बनी, उससे पहले आरएसएस वालों की पार्टी का नाम जनसंघ था। और जनसंघ का निशान क्या था? चिराग छाप था। याद होगा हमारे कुछ बुजुर्गों को, मुखिया रोजी साहब हैं यहाँ पर, उनको याद होगा। और क्या था? उस वक्त चौराहे के एक पारचून के दुकानदार ने वोट डाला। उस वक्त दिया छाप वालों को 500, 700, 2000 वोट आता था। उसके किसी साथी ने पूछा अरे किसको वोट डाला तुमने? कहा कि वो चिराग छाप। कहा कि जीतेगा तुम्हारा नेता? बोला नहीं जीतेगा तो नहीं। तो कहा क्यों गड्ढे में डाल के वोट आए? तो कहा साहब गड्ढा है तो हर साल 2-4 टुकड़ी मिट्टी देंगे तभी तो गड्ढा भरेगा। और नतीजा ये हुआ कि सन 1975 में जो गड्ढा था 2014 में वो हिमालय पहाड़ बन गया और मोदी बगैर किसी की मदद के जीत के आ गया। और लाल किला की फसील पर बैठने वाले मुसलमानों की औलादों, तुमको ये कम हिम्मती की सबक किसने पढ़ा दी? तुम अपने दरमियान में गैरत पैदा करो। तुमको कहा गया दो हो, सफर में जाओ तो एक को इमाम बना लो। 27 गुना अफजल तुम्हारी इबादत होगी जब तुम इमाम बना लोगे। इमामत के बगैर दुनिया से तुम मर गए तो आखिरत में जवाबदेह हो जाओगे। तुम जमाती हो और तुम इनफरादी जिंदगी नहीं गुजार सकते हो। आज तय कर लो कि अगर हमारे मस्जिदों में कोई इमाम है, पंडित में अगर कोई मंदिरों में है तो पंडित का पुजारी उसकी बात मानता है, तो मैदान सियासत में भी हमारा इमाम होना चाहिए। और ये बात ऐलान कर दिया गया है, इस इमामत के लायक बैरिस्टर असदुद्दीन इलावे कोई दूसरा लायक नहीं है। हमने बैरिस्टर असदुद्दीन की इमामत पर इस वक्त यकीन कर लिया है। इसलिए हम तन भी देंगे, धन भी देंगे, जान मांगोगे अवैसी तो जान भी देंगे, चूंकि हम ये जानते हैं कि हम आपके लिए आपकी पार्टी का झंडा लेकर के लड़ रहे हैं तो सिर्फ इख्तिदार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ठेकेदारी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस मुल्क में गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के इंसाफ के क़याम के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए। और संविधान नहीं बचा तो फिर हमारी मस्जिद भी नहीं, हमारा मजहब भी नहीं, हमारी तहजीब भी नहीं बचेगी। इसलिए अगर कोई लड़ाई है हमारे लड़ने के लायक तो वो लड़ाई बैरिस्टर असदुद्दीन के साथ लड़ने की है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए आप अहद कर दिए। आज उर्दू की तख्तियां मिटाई जा रही हैं, उर्दू की नौकरियां छीनी जा रही हैं, मुसलमानों को बिहार में किनारा कस कर दिया गया है। अगर आपने जिता दिया भाई फारूक रजा को तो ये गर्दन झुका के बात नहीं करेगा। अकेला अख्तरुल ईमान आज है। और असेंबली में देखते होगे, चाहे पाली का मामला है, बुनकरों का मामला है, अंसारियों का मामला है, कब्रिस्तान का मामला है, मॉब लिंचिंग का मामला है, दाढ़ी टोपी का मामला है, पूछो इनसे, मुसलमान की बेटी गुलनाज जलाई गई, तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं आया। सनोबर मुसलमान की एक बेटी दिन के 8 बजे बदन से कपड़े उतारे गए समस्तीपुर में मारी गई। दर्जनों लोगों का कत्ल हुआ है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हुआ है। इन मुस्लिम लीडरों से पूछो जो नौकरी करते हुए आपकी बस्तियों में आएगा कि जब मुसलमानों के दर्द में तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलता तो हमारे बस्तियों में भी तुम्हारे कदम बढ़ाने की ताकत हम नहीं देंगे तुमको, ये कहना पड़ेगा। एक आखिरी बात कह के जाता हूं, ताकत को पहचानो, ताकत को पहचानो। ताकत इत्तेहाद में है और ताकत हिम्मत और हौसले में है।
बुजदिली इंसान से जिंदगी और आबरू छीन लेती है। आसाम के इलाके में जब हाथी को फंसाया जाता है तो उसके नन्हे मुन्ने 6 महीने के हाथी को, 8 महीने के हाथी को पकड़ा जाता है, और वो 6 महीना 8 महीने का हाथी का बच्चा इतना ताकतवर होता है, वो मोटी मोटी कड़ियां जो जंजीर की होती है, सिक्कड़ की होती हैं, वो उसको भी मरोड़ देता है, दरख्त को हिला देता है। लेकिन जब बांधते बांधते वो कई सालों तक आदी हो जाता है, हाथी जवान हो जाता है, ताकत कई गुना ज़्यादा हो जाती है, तो दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि वो नहीं तोड़ सके, ये तोड़ पाएंगे। बकरी की रस्सी से महावत उसे बांध देता है और 40 किलो का दुबला पतला महावत उसके सर पर लोहे का डंडा चलाता है। देखा कि नहीं देखा है? लेकिन उन्हीं हाथियों में जब कोई हाथी पागल हो जाता है तो सिक्कर और रस्सी ही नहीं तोड़ता है, बस्ती को उजाड़ देता है। और वो 40 किलो का महावत जो उसकी गर्दन पर बैठकर डंडे चलाता था, उसको सूर से लपेटता है, सूंड से लपेटता है और उसके सीने में अपना पांव भी रख देता है। आज हाथी को अब पागल होने की जरूरत है, मुसलमानों दीवानगी की जरूरत है। जुनू पा गया है मंजिले कामरानी, खिरद रह गई है हौसले आजमा कर समंदर की लहरों से। जिसको लड़ने की हिम्मत नहीं हो सकती वो किनारे का तमाशा भी तो हो सकता है, समंदर को पार करके फातह नहीं बन सकता है। आओ अहद करो, हम सब कुछ कर देंगे लेकिन अपने वोट का सौदा होने नहीं देंगे। कल तक नहीं थी। अच्छा ये बात बताओ तो, अपनी माँ काली कलोटी हो, दूसरे की माँ गोड़ी हो, तो दूसरे की माँ को माँ कहोगे कि अपनी माँ को माँ कहोगे? देखो, मुझे लोग पूछते हैं कि आप तो राजद में थे, बड़ी पार्टी में थे, बड़े बड़े नेताओं के साथ आज कैसा लगता है? आगे देखो, कल तक मैं वहां था, मेरी हैसियत गुलामों की थी। बोलूं? हाँ बोलो, तो बोलता था। नहीं बोलूं? बोला नहीं, इसमें नहीं बोलना है। मैं कह रहा कल तक महल में रहता था लेकिन घर अपना नहीं था, डर लगता था कि किस वक्त निकाल दिया जाऊं। लेकिन आज अपनी पार्टी बनाई है तो झोपड़ी अपनी ज़रूर है, लेकिन सोता हूं खर्राटे लेकर, किसी के बाप की मजाल मेरे दरवाजे में दस्तक देने की नहीं है। इसलिए अपने मन में डूब के पा जा तो सुराग ज़िंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। यकीन जानो, इंसानी जिस्म 80-90 किलो का हो, पाँव कट जाए, 15 किलो वजन होगा ना दोनों टांगों का, तो लंगड़ा कहलाएगा। दोनों बाजू कट जाए लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान होगा। और अगर गर्दन कट जाए 3 किलो 4 किलो की, तो क्या होगा? लाश होगी। यकीन जानो, जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई सरदार नहीं वो भी लाश की तरह है। आओ अपनी क़यादत को खड़ी करो और अपने जिस्म के गर्दन की हिफाजत करने के लिए अगर दस्तो बाजू भी कट जाए तो उसकी परवाह न करो। यकीन जानो, सिर्फ दुआओं से, नारों से। एक आखिरी बात कहकर जाता हूँ। एक दीवाना चला गया हज को, नूर साहब जाते रहते हैं, वहाँ जाकर खाने काबा की चादर पकड़कर रोने लगा, ए अल्लाह मुझे साहब औलाद कर दीजिए, ए अल्लाह मुझे औलाद दे दीजिए, बहुत दिनों से दुआ मांग रहा हूँ, मुझको औलाद नहीं आई। एक बूढ़े हाजी ने देखा कि नौजवान बहुत रोता है। उसने कहा, बेटा क्यों रोते हो? अभी तो जवानी ढली नहीं है, उम्र बाकी है, औलाद होगी, उम्मीद रखो। वो ढारे मान रहा था। कहा कि बेटा शादी के कितने दिन हुए? कहा कि नहीं चचा, अभी शादी हमने नहीं की है। तो कहा, रे पागल, तुझको जाना था पहले पागल खाना, तू खुदा खाना आ गया है। पहले शादी कर ले, उसके बाद औलाद की दुआ मांग, तब दुआ कबूल करेगा। मुसलमानों, चाहते हो ना कि अपनी हालत बदले? तो अपनी हालत बदलने के लिए हम कुछ किया? हमने अब तक कुछ नहीं किया। पहला मौका आया है जो अपनी पार्टी आपके दरमियान में आई है और वो नारा देकर आई है कि सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। बोलो जोर से अपनी पार्टी, अपना वोट। इनकलाब, इनकलाब। बैरिस्टर सऊदीन अवैसी, बैरिस्टर सऊदीन अवैसी, फारूक रजा डब्लू, पतंग का निशान। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और अब मैं जिस अजीम शख्सियत की बात कर रहा हूँ, चंद मिसरे हैं उनके लिए, जो आज जो सस्पेक्टेड समाजवाद लोग हैं उनको आईना दिखाने के लिए ये मिसरे काफ़ी हैं कि मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मज़हब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। ऐसे सोच, ऐसे विचार, ऐसी तरबियत, ऐसी तहजीब अगर किसी एक शख्सियत के दिल में धड़कता है तो उस शख्सियत को हम
इज्जतमाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं, और मैं चाहूँगा कि वो बड़े उन ताज़ीमियत के साथ, पूरे एहतराम के साथ मैं उन्हें दावत दूंगा इस चंदौस की सरजमी पे कि वो आएँ और आपको सुनने के लिए यहाँ जो बेताब बेकरार लोग हैं आपकी बातों से असरअंदाज हों। जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब, बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब इंजीनियर आफ्ताब साहब, जनरल सेक्रेटरी बिहार प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, यूथ सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, पाटलिपुत्रा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब फ़ारूक रज़ा डब्लू साहब, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर मुफ्ती जावेद क़ासमी साहब, मोहम्मद असलम साहब, मेराज नूर साहब, नियाज अहमद साहब, हमारे भाई पंडित अनिल मिश्रा जी, शमीम साहब, नूर साहब, सरफराज आलम साहब, असलम मुखिया साहब, जुनैद खां साहब, इम्तियाज़ अंसारी साहब, इमाम हसन साहब, अजमल साहब, शब्बीर मलिक साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस के उम्मीदवार मोहतरम फ़ारूक रज़ा साहब, जिनका इंतखाबी निशान पतंग छाप है, आप उनको अपना वोट देकर पहली तारीख़ के दिन यहाँ से अपना एक नया सांसद और MP मुंतखब फरमाइए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए, बिहार के लिए कोई नई पार्टी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से मोहतरम जनाब अख्तर उल ईमान साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस परचम को लेकर सीमांचल की सरजमीन से मजलिस की शुरुआत की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के मुख्तलिफ़ ज़िलों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ताकतवर मुकाम को हासिल किया। हम सिर्फ आपको ये बताने आए हैं कि पिछले 20 साल से राजद ने बीजेपी को यहाँ से हरा नहीं पाई है, और आप देख रहे हैं कि मजलिस पर इल्ज़ाम तो लगा दिया जाता है, मगर 2 मरतबा अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बनी तो इसकी ज़िम्मेदारी जहाँ पर नीतीश कुमार पर भी आयद होती है, वहाँ पर ये ज़िम्मेदारी राजद के तेजस्वी यादव पर भी आयद होती है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हम नीतीश कुमार के साथ खुदा ना खास्ता अलायंस कर लेते और वो छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेते, तो पूरा मीडिया ये पुकारता, जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं वो सेकुलर नहीं है, नाम निहाद सेकुलर उनको कहना है। वो तमाम नाम निहाद सेकुलर कायदीन भी पुकार कर कहते कि ओवैसी की वजह से बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई। आज कोई ये बात नहीं करता कि कैसे आपने मिलकर सरकार तो बनाई, मगर आज फिर बीजेपी सत्ता में है। 2015 में क्या क्या कस्में खाई थी ये राम और श्याम की जोड़ी
जो लालू और नीतीश कुमार है, और कहा था कि हम कभी बीजेपी को बिहार में आने नहीं देंगे। नीतीश कुमार ने छोड़ दिया, लालू ने नीतीश का साथ छोड़ दिया, बीजेपी की सरकार बन गई। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि आपने तो वोट दिया था बीजेपी को रोकने के लिए, मगर आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार है तो क्या ये जिम्मेदारी राजद पर आयद नहीं होती है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। फिर आप देखते हैं कि पाटलिपुत्रा की ये पार्लियामेंट का हलका है, यहाँ पर हर बार कोई ना कोई कुछ हो जाता है। ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं रामकृपाल यादव, ये कहाँ से आए बताइए आप? ये कौन सी पार्टी छोड़कर गए? अगर हमारी पार्टी से कोई छोड़कर चला जाता तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं। मैंने देखा रामकृपाल यादव को 2004 में जब पहली मर्तबा हम हैदराबाद की आवाम ने अल्लाह के फजल करम से हमको कामयाब करके पार्लियामेंट को भेजा, तो रामकृपाल यादव लालू के साये का काम करते थे, उनके पीछे रहते थे, और आज वो भाजपा में चले गए। मगर हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, तो राजद के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि वो इसी यहाँ पर क्यों आए हैं, वोट काटने के लिए आए हैं। यकीनन रामकृपाल यादव बहैसियत एक एमपी के, उन्होंने क्या आदर्श ग्राम योजना में कोई काम करवाया? रामकृपाल यादव ने पाटलिपुत्रा के इस पार्लियामेंट के हलके में उन्होंने एक गांव को अपनाया था। 10 साल में अब तक रामकृपाल यादव ने वो उस गांव को नहीं जा सके। हम आपसे कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन उम्मीदवार फारूक रज़ा साहब को दिया है। अगर यहाँ की जनता उनको अपना नया सांसद बनाएगी तो ये एक तारीखी मुकाम है। पाटलिपुत्रा हज़ारों साल की यहाँ पर तारीख और तहजीब है, इसको हम बेहतर से बेहतर एक टूरिज़्म का सेंटर बना सकते। यहाँ पर मानेर शरीफ की दरगाह भी है, हमारे हिंदू भाइयों का भी एक आस्था का मुकाम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के नौजवान दिल्ली को जाते हैं रोज़गार की तलाश में, मुंबई को जाते हैं, कभी हैदराबाद को आते हैं। यहाँ पर इस पार्लियामेंट के क्षेत्र में मसौरी रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर ब्रिज अब तक नहीं बना। नीतीश कुमार और तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे और ब्रिज नहीं बनता। नीतीश और लालू यादव भी दोनों के पास रेलवे मंत्री थे मगर नहीं करवा पाए। अभी हम देखते हैं कि मैं खुद कल से देख रहा हूं, पटना में एम्स का दवाखाना है, यानी अस्पताल के गेट के सामने गंदा पानी ठहरा हुआ है। ये काम भी आप नहीं करवा सकते। राजद को सत्ता में बोलते 17 महीने हम थे, ये पान नहीं करवा सकते। फुलवारी शरीफ में आए दिन यहाँ पर ट्रक का एक्सीडेंट होता है और उन ट्रक्स के लिए हाईवे नहीं बनाया जाता। फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले ये भूल जाते हैं कि हम सिर्फ किशनगंज लड़े, पूर्णिया, कटिहार, अररिया हम नहीं लड़े। अगर हम वो लड़ते तो क्या हो जाता मालूम आपको? ये लोग इलेक्शन लड़ भी नहीं पाते, और हम इसलिए नहीं लड़े क्योंकि अख्तरुल ईमान की दरिया दिली की वजह से हम नहीं लड़े। उन्होंने कहा कि सर तस्लीमुद्दीन साहब मरहूम सीमांचल के गांधी के नाम से याद किए जाते हैं, तो हम उनके बेटे के खिलाफ उम्मीदवार ना खड़ा करें। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि सर हम सिर्फ किशनगंज लड़ते हैं, सीमांचल की एक ही सीट हम लड़ेंगे। मैं कहता रहा, मगर मुझे अपने प्रदेश के सदर की बात को मानना पड़ा, और उसका नतीजा क्या निकला? राजद ने हमारे 4 एमएलए को खरीद लिया। अख्तरुल ईमान साहब, आफ्ताब साहब, मंजलिस के कई सैकड़ों अराकीन ने 5 साल मेहनत की हैदराबाद से माजिद हुसैन के साथ, और सीमांचल की जनता ने वहां पर हमारे 5 एमएलए को कामयाब किया। लालू यादव ने और तेजस्वी यादव ने, नीतीश कुमार ने
उस 4 एमएलए को खरीद लिया। और क्यों खरीदा उन्होंने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बिहार में आपकी एक सियासी लीडरशिप बनकर उभरे। लालू को तकलीफ हो गई, तेजस्वी परेशान हो गए। ये कौन लोग हैं जो हैदराबाद से आकर बिहार में एक मुसलमानों की अल्पसंख्यक समाज की सियासी लीडरशिप को पैदा कर रहे हैं? इनको तकलीफ इस बात की हो गई कि वो समाज के लोग हैं जो हमारी सामने नजर मिलाकर नहीं बात करते, जो उनको कहते हैं वो उसका हुक्म मानकर तामील करते हैं। ये कौन है जिन्होंने आज हमारे सामने इनको लाकर खड़ा कर दिया? तकलीफ तेजस्वी को क्यों हुई, नीतीश को क्यों हुई? क्योंकि ये समझते हैं कि मुसलमान इनका बंदी है, मुसलमान इनका यरगमाल बना कर रखेंगे, मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखेंगे और जैसे चाहे उनको इस्तेमाल करेंगे, इनका इस्तेसाल करेंगे, इनको धोखा देकर वोट लेंगे। मगर मजलिस जब बिहार में आई तो हमने इन तमाम से कहा कि अब हम तुम्हारे मोहताज नहीं रहेंगे, अब हम तुम्हारी गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने वोटों से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करके हम अपने मुस्तकबिल के फैसले हम खुद करेंगे। तो ये बात किसी को पसंद नहीं आई। बीजेपी परेशान हो गई कि आखिर कौन लोग हैं ये जिसका हम डर दिखाते थे, आज वो जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे 4 एमएलए खरीद लिए। दिल नहीं भरा तेजस्वी का और उनके बाप का। तो जिस दिन मतदान था किशनगंज का, उस दिन लालू यादव जो अब ज़ईफी में आ चुके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि अख्तरुल ईमान को वोट मत दो, कांग्रेस का साथ दे दो, तुम्हारे वोट काटने के लिए ओवैसी आया है। अरे लालू जी, तुम यहां से हार गए पाटलिपुत्रा से, क्या तुमने भी कुछ पैसे लेकर हारे थे क्या बीजेपी से? बताओ बताओ तेजस्वी, तुम्हारी बहन 2-2 मर्तबा हार गई, कितने की डील तुम्हारी हुई थी बीजेपी से? बताओ हमको। 2019 में 1 सीट पर मंजलिस लड़ी किशनगंज से, अख्तर भाई को 3 लाख वोट, करीब 3 लाख वोट मिले। 40 में से 1 ही सीट जीतती है गठबंधन, वो किशनगंज से। बताओ तुमने कितने पैसे लेकर मोदी से सीट हार गए अपनी तुम? अगर आज तुम सीट हारोगे, और फिर इसीलिए अब दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे, तो 32 मुसलमान हैं और 60% आबादी मुसलमानों। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। परिवार से 2, 22 में हमारे 2। कौन सा इंसाफ है मेरे बुजुर्गों? यह आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, यह सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते, यह आपको सम्मान नहीं देंगे, यह आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे, ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोल दो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ। क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव हैं।
अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते, तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए, होता है बच्चों का जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही, वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फर्शों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी। तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे? पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात की है, अभी अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी बसीरत अफरोज खिताब में जाति जनगणना की बात की। यहां पर पालीगंज में
हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 हैं। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं। कल से बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे। अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19.5 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। आपको नौकरी मिलना चाहिए था 48,650, 48,650। हाँ कितना नहीं है वो, आप लिख के दिए 100। अच्छा 78,000 अख्तर भाई कह रहे, चलिए मानते हैं। मिली कितनी नौकरी आपको? 4,000, हाँ 44,000 करीब। हाँ इतनी नौकरी कम मिली आपको। अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे, कुछ नहीं। बुनकर भाइयों की आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। आप मंजलिस का साथ दीजिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खुद अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। मगर यहां पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस आई तो वोट काट के जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल मोदी जी भी यहां पर आए थे। अगर हम मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहेंगे तो ये राजद कांग्रेस वाले तोलते हमारे भाषण को। इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला। तो हम किसी का कर्जा नहीं रखते, मगर आप जानते हैं कि इस पाटलिपुत्रा सुनिए पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट हलके में कैंटोनमेंट का आर्मी का एरिया है दानापुर। यहां पर मुकामी आवाम को बड़ी तकलीफ होती है वहां से गुजर। सिंचाई के लिए पालीगंज में किसान को पानी नहीं मिलता, और फिर जो नदी के किनारे का इलाका है दियारा, वहां पर आज भी लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। नौबतपुर के अतराफ के इलाकों में जराइम में इजाफा हो गया। यहां पर इतना बड़ा काम टूरिज्म के लिए हो सकता है। मानेर शरीफ की दरगाह है और हमारे हिंदू भाई के लिए उलार सूर्या की मंदिर है। गवर्नमेंट के स्कूलों में टीचर नहीं है। पालीगंज में बस डिपो का काम शुरू हुआ है, मगर कितने बसेस चलती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। फिर किसान परेशान है, कीमतें उसको नहीं मिलती हैं। मोदी कल यहां पर आए थे, इसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आए थे, और आकर नरेंद्र मोदी ने क्या कहा? वोट जिहाद की। मोदी ने कहा वोट जिहाद। मोदी ने लफ्ज मुजरा भी अपने जबान से निकाल दिया। मोदी जी, आपने पाटलिपुत्रा को आकर मुजरा की बात की, तो असदुद्दीन ओवैसी आपसे पूछना चाहता है मोदी जी, पिछले 3 साल से
चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर। मोदी जी, आप चीन को नहीं हटा रहे तो क्या आप डिस्को डांसिंग कर रहे थे चीन के साथ? आप ये समझ रहे हैं कि आप मुजरा बोलेंगे तो हमारे मुंह में जबान नहीं है? मोदी जी, बहुत बोल सकते हम, आपकी आरएसएस की तारीख को बयान कर सकते। चीन को नहीं हटा रहे, चीन कब्जा करके बैठा है, तो मालूम हुआ मोदी जी डिस्को डांसिंग कर रहे हैं चीन के साथ। फिर मोदी जी कल बोले मुजरा। मोदी जी, वो जो धर्म संसद हो रहा है जिसमें अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों को, उनकी महिलाओं को गालियां दी जा रही हैं, तो आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे, आप उनके साथ भांगड़ा कर रहे थे। मोदी जी, जो लोग बुलडोजर चला रहे हैं और जो लोग CAA कानून को लागू करके हमारी शहरियत हमसे छीनना चाह रहे, आप उनके साथ भरतनाट्यम कर रहे हैं। मोदी जी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका मामला है। नौजवानों, अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा नहीं हुआ। आप और हम तो पैदा हुए ना अम्मा की पेट से, हमारे पैदा हुए ना। अब मोदी जी बोल रहे कि मैं वैसा नहीं पैदा हुआ हूं। मोदी जी, आप इंसान भी है या नहीं, हमको डर हो रहा है। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, फिर क्या है आप? नहीं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के लिए पैदा किया है। मोदी जी, यकीनन आपका मकसद एक ही है कि जिस तरह 10 साल में आपने भारत के नौजवानों को, गरीबों को ठगा। आपने 2014 में कहा था भाइयों बहनों 15 लाख आएंगे, आपने गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाया। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, आपने भारत के नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगारी बना दिया। फिर 2019 का चुनाव आया तो मोदी ने कहा भाइयों बहनों मैं चौकीदार, कहा था ना, मैं चौकीदार। आप सोचिए, अच्छे दिन से 15 लाख, फिर चौकीदार, अब चौकीदार से कह रहे हैं कि मैं खुद एक भगवान हूं। अब वो कहना बाकी है। आप बताइए, देश है या क्या है? जो प्रधानमंत्री बनता है, जो सांसद बनता है, जो विधायक बनता है, जो सरपंच बनता है, जिला परिषद चेयरमैन बनता है, वो आवाम का खादिम होता है, वो आवाम से बड़ा नहीं होता है। अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं भारत से बड़ा हूं, मुझे ऊपर वाले ने खास मकसद के तहत पैदा किया। मोदी जी, आपने जो मकसद आपका था आपने सब पूरा कर लिया उसको। गरीबों को और गरीब कर दिया, मुफलिसों को और आपने परेशान कर दिया। गरीब परेशान है, नौजवान भटक रहा है नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिलती उसको। आज जिस तरह मोदी ने आर्मी में, फौज में, एयरफोर्स में 4 साल की नौकरी कर दी। कई बिहार के बच्चे जो इम्तिहान लिखकर फौज में जाते थे, उनके लिए एक बड़ा फख्र की बात होती थी कि हम भारत की फौज में हैं, एयरफोर्स में हैं। तो मोदी जी ने उन गांव के गरीब बच्चों को कह दिया कि तुम 4 साल की तुमको नौकरी मिलेगी और 4 साल के बाद तुमको पेंशन नहीं मिलेगा, 4 साल के बाद तुमको चंद लाख रुपए दे दिए जाएंगे, तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का इंतजाम नहीं होगा। मैं बिहार के युवाओं से, भारत के युवाओं से कह रहा हूं, अगर मोदी तीसरी मर्तबा वतन अजीज के वजीर आजम बनेंगे तो सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में, आईटीबीपी में सबको 4 साल की नौकरी देंगे और उसके बाद उनको बेरोजगार कर देंगे। और जहां जहां बीजेपी की सरकार होगी वहां पर भी पुलिस में कहेंगे कि पुलिस की भर्ती होगी तो सिर्फ 4 साल की होगी। बताओ नौजवानों, युवाओं, तुम कब तक ओवैसी के नफरत को लेकर मोदी का साथ दोगे?
तुम मुझे गाली दो, मगर ये तो बताओ कि तुमको नौकरी मिली, तुम्हारे घर में चिराग जल रहा है। अरे तुमको डराया जा रहा है एक दाढ़ी वाले और टोपी पहनने वाले से, तुमको डराया जा रहा है मस्जिदों के मीनार दिखाकर, तुमको डराया जा रहा है हमारे लिबास को दिखाकर। सुनो नौजवानों, यही मस्जिदों के मीनार थे, तो सदाएं आती थी कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो। यही मस्जिदों के खतीब और इमाम थे जिन्होंने बिहार में तुमको ठुकराया। आप तो अंसारियों की बस्ती है, आपके बुजुर्गों ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था। बताइए, आप आज हमको गाली दी जा रही। तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप मजलिस को मजबूत करिए। हम कभी भी किसी समुदाय के खिलाफ थे ना है ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारा मकसद एक ही है कि जो कमजोर है उसको इंसाफ मिले, जो गरीब है उसको रोजगार मिले। हमारा मकसद एक ही है कि हिस्सेदारी जब होती है तो सबको बराबर मिलना चाहिए। यह सामाजिक न्याय नहीं है कि सिर्फ एक ही परिवार के घर में 2 एमएलए भी रहें, 2 एमपी भी बन जाए। खुदा ना खास्ता, कब तक ये नाइंसाफी चलेगी? ये अराजक की बात करने वालों, बताओ कौन सा प्रोग्राम उनके पास है? क्या करना चाहते हैं तुम बताओ? इनकी एक बड़ी दास्तान है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक भी टिकट किसी मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को नहीं देती है, और नरेंद्र मोदी मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, हमारी बेटियों को बदनाम करते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, जो सरासर झूठ है। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिताजी ने भी 6 बच्चों को पैदा किया था। आप जानते हैं कि अमित शाह के वालिद ने भी 6 बेटियां पैदा की थी। आप जानते हैं कि आरएसएस के गोलवालकर के 11 भाई थे, भाई बहन थे। मगर मोदी जी सबको भूल जाते हैं। इंसान जब गुरूर और अहंकार का शिकार होता है तो नीचे नहीं देखता, सिर्फ आगे देखते रहता है और उसको अतराफ में कुछ नजर नहीं आता। मोदी जी आप कब तक बदनाम करेंगे? 10 साल में आप देख रहे हैं कि बीजेपी को जब से सत्ता मिली, भारत के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए लव जिहाद के नाम पर झूठी पिक्चर बनाई जाती है। कभी ये पिक्चर बना दी गई, कभी कश्मीर फाइल बना दी गई, तो कभी केरला की लव जिहाद पर एक कहानी बना दी गई, तो कभी पिक्चर बना दी गई कि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। अरे पिक्चर बनाने वालों, तुम कब तक मुसलमानों का थूक चाटते रहोगे? बताओ, देश में बेरोजगारी पर क्यों नहीं बनाते पिक्चर? अरे मुसलमानों का तलवों को चाटने वालों, बताओ भारत में बेरोजगारी कितनी है? बनाओ ना पिक्चर। उस पर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाएंगे तो इनके बाप मोदी नाराज हो जाएंगे। मगर तुम पिक्चर बनाने से तुम कुछ नहीं कर सकोगे। तुम कुछ बदनाम करने की कोशिश कर रहे, नहीं कर पाओगे। जो दीन सच होता है, हक है, वो हक रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये सबको सब मौका मिल रहा है क्योंकि बीजेपी सत्ता में है। मैं आपको तारीख में लेके जाना चाहता हूं। 1930 हिटलर का जमाना है, जर्मनी है, और जर्मनी में भी हिटलर भी ऐसा ही करता था। पिक्चर बनाता था, बदनाम करता था यहूदियों को। कभी उनको कहते थे कि इनको जर्मनी से मोहब्बत नहीं, कभी इनके खाने को निशाना बनाया जाता था। और उसके बाद क्या हुआ? 60 लाख यहूदियों को हिटलर ने गैस के चेंबर में डालकर उनको मरवा दिया। मेरे भाई, होश में आओ, दोस्त को पहचानो। दुश्मन तो अपने अज़ाइम को खुलकर बयान कर रहा है। अगर आज आप इस फर्क को महसूस नहीं करेंगे तो याद रखो, ये जो मासूम बच्चे 12 और 14 साल के हैं, वो कल तुमसे पूछेंगे कि बताओ अब्बू, जब हमारे बर्बादी के पूरे मंसूबे बनाए जा रहे थे, आपने उन मंसूबों को कैसे नहीं रोक पाए? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? सोच लो।
हम तो कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। हमारा मकसद एक ही है कि भारत की राजनीति हो, बिहार की राजनीति हो। जब यहां पर हर समुदाय का एक लीडर है, तो बताओ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज का कौन नेता है? तुम कब तक तेजस्वी को, लालू को, नीतीश को अपना नेता बनाते रहोगे? तुम कब तक इनको मोटा करते रहोगे? तुम कब तक झोली भर भर कर उनको वोट देकर हमारे अरमानों पर, हमारे लाशों पर उनके सियासी महल को तुम कब तक तामीर करवाते रहोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि अपनी अहमियत को जानिए, अपने एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। यकीनन बीजेपी को रोकना है। क्यों नहीं रोकेंगे बीजेपी को? आज बीजेपी कह रही है कि यकसा सिविल कोड को नाफिज करेंगे। यकसा सिविल कोड का मतलब यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर बीजेपी ने यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बनाया और उत्तराखंड के मुसलमानों से कह दिया कि तुम्हारी शादी खुतबे निकाह से नहीं होगी, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होगी। तुम्हारे बेटे और बेटी का निकाह गवाह से नहीं होगा। दुल्हन को और तुम्हारी बेटी को और तुम्हारी बीवी को मेहर नहीं दिया जाएगा। तलाक होगा तो किसी और दूसरे समुदाय के मजहबी कानून के मुताबिक होगा। बताओ, अगर कल पार्लियामेंट में यकसा सिविल कोड का कानून लाया जाएगा तो क्या तेजस्वी यादव खड़े होकर उसको फाड़ेंगे या वैसे उसको फाड़ेगा? आप फैसला कर लो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप अपना एक वोट का इस्तेमाल करिए। यकीनन इंशाअल्लाह ताला अगर 4 तारीख को नतीजे आएंगे और इंशाअल्लाह अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं बनेगी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस बीजेपी की हुकूमत को रोकने के लिए, किसी और को इस वतन अजीज का वजीर आजम बनाने के लिए हम पूरा समर्थन और तायीद करेंगे। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। मगर मेरे भाई, जब तक हम अपनी ताकत को नहीं दिखाएंगे कोई हमारे करीब भी नहीं आएगा। जब हम मुत्तहिदा तौर पर अपने ताकत को दिखाएंगे तो यकीनन सब आएंगे। तभी तो आपकी तकालीफ और मसाइल दूर होंगे। वरना आज आप सिर्फ वोट डालने वाले बन गए, आप वोट लेने वाले नहीं बन पाए। मंजलिस का पैगाम यह है कि वोट लो, नेता बनो, राजनेता बनो, लीडर बनो, अपने मसाइल को खुद हल करो। ये मंजलिस का पैगाम है। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए और याद रखिए, आपको हिम्मत और हौसले से काम करना है। और किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। जिंदा रहना है तो मीरे कारवां बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। इस जमीन की पस्तियों में आसमान बनकर रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर साहब जिंदाबाद, AIMIM जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद,